भागकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। भागकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। लेकिन आज बात करेंगे ब्राजील को लेकर, क्योंकि वेनेजुएला के बाद ब्राजील एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां ड्रग तस्करी के नाम पर बड़ा बवाल मच गया है। यह अलग बात है कि वेनेजुएला में बवाल अमेरिका खुद, बल्कि ट्रंप खुद मचा रहे हैं। बात करेंगे इसको लेकर खास तौर पर, और भी कई पहलू हैं जिन पर होगी विशेष चर्चा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर करम। अभी आपका पड़ाव बिहार में कहां पर है और कहां के लिए रवाना होने वाले हैं? मैं अभी भी वैशाली जिला में अपने गांव में हूँ, मतलब अपनी पत्नी के गांव में हूँ। और आज हमारी वापसी हो रही है, आपसे ये इंटरव्यू खत्म होगा और मैं वापस पटना जाऊंगा। पटना से और भी कुछ जगह जाने का है, वो बाद में उसकी चर्चा करेंगे। जी, क्या 2-3 दिन आपने वैशाली जैसे इलाके में बिताए हैं, क्या निकल के आ रहा है जो आउटकम लोगों का? मैंने एक दो जो वीडियो बनाए थे, कुछ लोगों ने देखा, ना भी देखा, लेकिन जो मेरे मित्र हैं वो हालत देख के थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं कि ऐसे हालात में पूजा पर्व के दिन में सारे के सारे एक साथ जुड़ जाते हैं और किस हद तक अंधविश्वास में लोग घुसे पड़े हैं, तो थोड़ा निराश होते हैं। हालांकि मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि जनता वही है और उन्हीं को जरूरत है। और हम्म। यह याद रखना चाहिए, लेनिन ने भी कहा था कि जो दशकों में नहीं होता है वह कुछ हफ्तों में होना शुरू होता है, जब क्रांतिकारी उभार उठना शुरू होता है। हमने भी देखा हुआ है, किसान आंदोलन हो, उसके पहले भले ही सफल ना हुआ हो, वह सीए एनआरसी के खिलाफ था। उसके पहले 2013-14 में अन्ना हजारे के आंदोलन में हम्म। जन लोक पक्ष बिल को लेकर हुआ था। जनता आती है, तुम नेतृत्व कैसे दोगे उस पर करेगा। यह धर्म जाति की बंधन रातों रात बिल्कुल कपूर की तरह उड़ जाते हैं। जी, आपने अंधविश्वास की बात की, उसको लेकर आज बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई है कि एक लड़का सुसाइड कर लेता है, और सुसाइड करने से पहले जो उसने लिखा कि मुझे सपने में 4 आदमी आके बोलते थे कि अपनी माँ को मार दे, अपने बाप को मार दे, अपनी बहन को मार दे, या खुद मर जा, तो मैं खुद ही मर जा रहा हूं। ये हालत हमारे आज युवाओं की हो गई हैं, जो कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा माहौल बन गया है। खैर, अब छोड़ते हैं इस बातचीत को और आगे चलते हैं ब्राजील की तरफ। यहाँ क्या बवाल मच गया सर? 80 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। जी हाँ, 80 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और ब्राजील के राजधानी में हुआ है। और राजधानी में ही अंदर में गांव जहां काफी गरीब लोग रहते थे, वहां पे 2,500 सैनिक पहुंचे और दोनों तरफ से गोलाबारी हुई है। इसका मतलब वो गांव वाले नहीं, लेकिन जो तस्करी करते थे उन लोगों ने भी अपने आत्मरक्षा में कहें या जो भी कहें काउंटर किया। अंदाजा नहीं था कि 2,500 सैनिक नहीं थे, कहने के लिए आर्म्ड पुलिस थे और हो सकता है पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रहे हों। और मतलब इसका 2-2.5 गुना लोगों को उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की तरफ से हंगामा हो रहा है कि भाई ये क्या अपने यहाँ कर रहे हो। आपको याद होगा कि फिलीपींस के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जी। दुतेर्ते, उनको उठाकर आईसीसी ले गया है। और इसका यही कारण था कि ड्रग माफिया को खत्म करने में उन्होंने हम्म। लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर दिया, जुडिशरी को दरकिनार कर दिया, जो जिसको मिले वहां ठोक दो। एक साधारण मिडिल क्लास का जो कैरेक्टर आजकल है, बड़ा इससे खुश होता है, को अच्छा हो रहा है। वह नहीं समझता है कि उसके भी खिलाफ ये चीजें बन रही हैं। खैर, जो भी हो, यह खासकर लूला की नेतृत्व में, राष्ट्रपति तो वही है, उनके बिना जानकारी के 2,500 पुलिस उनके कैपिटल में नहीं हो सकता है। जरूर उनको जानकारी होगी, उन्होंने पारित भी किया होगा, माना भी होगा। यह ठीक चीज नहीं किया गया है। जी, इसे थोड़ा विस्तार से अगर समझें सर, वेनेजुएला हो, कोलंबिया हो, आजकल ट्रंप इनको ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, और अब ब्राजील में ये सब होने लगा। इससे पहले हमने इक्वाडोर में देखा था कि कैसे वहां पे जो ड्रग माफिया थे या वेपन माफिया थे, उन्होंने वहां बवाल किया था सब कुछ। क्या ये संयोग है या सीआईए मोसाद कुछ खेला कर रहा है? संयोग नहीं है। सीआईए ना भी हो, सीआईए होता है, मोसाद ना भी हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन मुख्य रूप से यह जैसे वॉर ऑन ड्रग
वॉर ऑन टेररिज्म, ये प्लान करते हैं और मुख्य चीज को छुपाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि आखिर जो ड्रग है, टेररिज्म है, वॉर ऑन वॉर क्यों नहीं है जो अभी चल रहा है गाजा में भी तथाकथित रूप से जो भी सीज फायर चल रहा है उसके दौरान ही गाजा पट्टी के निवासियों को मारा जा रहा है। यह सबके पीछे कौन है? मुख्य चीज है वह पूंजीवाद जो कि इनको पैदा करता है, इनको मारता है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सवाल के जवाब में कि जब वायरस हुआ करते थे, आजकल नजर नहीं आता हमारे कंप्यूटर में, तो हम एंटीवायरस प्रोग्राम खरीदते थे ताकि उसको इंस्टॉल करो। उसके लिए भी 2000-3000 जो भी लगते थे। और यदि आप उसको गौर करके पता करते हैं तो वायरस बनाने वाली कंपनी ही एंटीवायरस प्रोग्राम बनाती है और बेचती है उसको। जी। चलिए छोड़ते हैं, वक्त का भी थोड़ा तकाजा है और आपको भी निकलना है, तो जल्दी जल्दी कुछ खबरें ले लेते हैं। बांग्लादेश पहुंचा पाकिस्तान का एक जनरल, जॉइंट जो भी होगा वहां पे उसकी पोस्ट, उसे जो नक्शा दिया बांग्लादेश ने सर, उसमें पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को अपना दिखाया जा रहा है। ये क्या बदतमीजी है? ये केवल पत्रकार तो थे इनके साथ जो महत्वपूर्ण बंदा था वहां का डिप्टी आर्मी का ऑफिसर था, जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सेकंड कमांड में उसको कहें तो वो था। और बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब फर्स्ट तो जो भी है चीफ ही है, उसके बाद से है। ये यहाँ जाते हैं वहां के राष्ट्रपति, भले टेम्पररी हो, वो काम चलाऊ हो, जो भी हो, यूनुस से मिलते हैं और वहां पे यह जो दिया जाता है इनको गिफ्ट, किताब या जो भी हो, उसमें इस चीज की चर्चा है। फोटो में दिखाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के कई जगह जो है बांग्लादेश में है। हमारे यहाँ कुछ सोशल मीडिया में हंगामा मच रहा है कि आपने प्रोटोकॉल तोड़ा। अरे प्रोटोकॉल को मारो गोली, उससे क्या अंतर पड़ता है? मर्जी उसकी है। वहां वो अभी एक एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वहां का डिप्टी वो आर्मी चीफ आता है या जो भी उसका नोमेनक्लेचर हो, जनरल रैंक का है, मिलते हैं। ये हमारी बस की चीज नहीं। हमारे नरेंद्र मोदी भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। अपने देश में चुनाव होता है तो लोग पांव पांव भी छूते हैं। तो वो उसकी बात छोड़ दे, मुख्य मुद्दा है कि जो उसने नक्शा दिखाया हम्म। और जिसमें इसको शामिल किसको कर रहा है, तो उस पाकिस्तान को जिसने यहां पर जनसंहार किया, सैकड़ों ने, हजारों बांग्लादेश के औरतों के साथ बलात्कार किया और हम्म। उसे स्वतंत्रता जब मिली, उस हम्म। चीज को लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। यह भारत के लिए मुख्य समस्या है। तो कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए। तो बबूल जो जब से पिछले 10-11 वर्ष से जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी हमने शुरू की है हम्म। उसका हिस्सा है। पत्रकार से भी आपका उसका मतलब है कि वहां के जो विदेश सचिव हमारे यहाँ आते हैं तो उनसे पूछा गया कि हम्म। भारत के विदेश सचिव जो मिस्त्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम चाहेंगे कि बांग्लादेश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। इस पे जी। गुस्साते हैं अपने ही बांग्लादेश के पत्रकारों से कि ये क्या हम्म। बकवास की बात कर रहे, तुम क्यों नहीं पूछ रहे हो कि इसके पहले 10 और 11 वर्ष पहले जब यहाँ चुनाव होता था, जो भारत का रोल होता था और विपक्षियों को हराया जाता था, उसके बारे में तुमने क्यों नहीं सवाल पूछा? बिल्कुल। तो ये काउंटर एलिगेशन होते रहता, अपना जनता को मूर्ख बनाते रहते हैं दूसरे जी। देश के सत्ताधारियों के खिलाफ आवाज उठा के। जी। सही बात है, पत्रकारों को भी आजकल ठेका दे दिया गया है कि इस खबर को इस तरीके से पेश करवाया जाए, लेकिन मैं इसी खबर पर रहना चाहता हूं। हमने देखा था कि कैसे डॉक्टर न्यूज जब चाइना गए तब भी उन्होंने पूर्वोत्तर के कई राज्यों के समुद्री इलाके को अपना बताया था, तो कोई ये पहली बार नहीं कर रहा है। और क्या इसमें चाइना शामिल है? क्योंकि वो तो चाहता है कि भारत का उससे सीमा विवाद है, बांग्लादेश से सीमा विवाद है, पाकिस्तान से सीमा विवाद है, यही सब वो करवा दे। पूंजीपति वर्ग, उनके चमचों के पास जो हथियार होता है जनता को मूर्ख बनाने का, आपस में उनकी एकता को तोड़ने का और अपने मूलभूत अधिकारों की मांग करने, सलाह करने के लिए, उसमें कई चीजें हम हमेशा चर्चा कर चुके हैं। धर्म है, जाति है, व्यक्तिवाद है, लेकिन देशवाद को पाया गया। ये सब कभी कभी कम बेश हो जाते हैं। हम्म। देशवाद बड़ा जबरदस्त है। आज रूस में एक तरह से कहें तो वहां पे पीपुल्स वार हो गया। जनता वहां की खुद, युवक खुद वॉलंटियर कर रहे हैं, आर्मी में शामिल हो रहे हैं। उनको लग हम्म। रहा है कि उनके देश के ऊपर खतरा है। उसी तरह से भारत को भी जब चीन और पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है, अमेरिका ने हम्म। तो ग्रेनेडा छोटा सा टापू था जिसके पास 2000 भी सैनिक नहीं थे, उसके खिलाफ आक्रमण कर दिया। कहता है कि हमारे राष्ट्र पर जो है सो संकट आ गया था। झूठ जी। जितना बोले, लेकिन जनता वहां किस चीज को मानने लगती है। तो यही हालात यहाँ पे है और हर तरह से दिखाने की कोशिश की जाती है। बांग्लादेश भी अपनी कोशिश कर रहा। अभी तक भारत दोस्त था, वहां के जनता को मूर्ख बनाना बड़ा मुश्किल था और हम्म। वहां पे हिंदू मुस्लिम जैसा कोई सीन था ही नहीं।
अब जो ठीक है है। अब दिखा रहे हैं कि भारत दुश्मन हो गया, तो उसको एक बहुत बड़ा प्राइज मिल गया है अब कि भारत को दुश्मन दिखाओ, जनता को मूर्ख बनाओ। जी। और इसके पीछे चाइना संयोग नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ दावे किए जा रहे हैं कि 5 साल बाद हमारे चाइना से संबंध बहाल हो गए हैं, हमारी फ्लाइट जो है चाइना जाने लगी है। खैर, अगली खबर भी इसी सिलसिले से बड़ी जुड़ी हुई है। जो बीसीसीआई है उसका होल्ड हो गया आईसीसी पर, इसलिए रेफरी, जो पूर्व रेफरी हैं, वो सामने आके कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। अब ये बातें तो हैं, भंडा फूट रहा है तो हो भी सकता है। बीसीसीआई का यानी भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है उसका काफी आधिपत्य है आईसीसी में, क्योंकि पैसे ज्यादा है। यहाँ पर जब खेल होता है तो यहाँ पे देखने वाले बहुत आते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उतने नहीं हो पाते हैं, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा भारत से होता है। तो नेचुरली यहाँ के यदि रिप्रेजेंटेशन के रूप में लोग जाएं या दूसरे तरीकों से जाएं तो ज्यादा होता है, तो आईसीसी में ज्यादा हक है। लेकिन ये जो है खुलेआम ये कहना कि मतलब खेल में भी या दूसरे तरह के डिसीजन में भी भारत के खिलाफ नहीं किया जा सकता है या किया जाता रहा है, तो मुझे कोई खास आश्वस्त नहीं है, इसकी संभावना है। जी। चलिए, 4 दिन तक ये लोग इस्तांबुल में बैठकर तालिबान अफगान से बात करते रहे, लेकिन मामला पट नहीं रहा है सर। देखिए, जो टीटीपी बना है, तहरीर ए तालिबान, जो पाकिस्तान का है, आज से बने हुए 15 साल से अधिक हो गए। इसका आधार ही था इनका दो तीन जो मांग था। एक तो यह इनका कहना कि पाकिस्तान में वास्तविक जो इस्लामिक लॉ के हिसाब से जो सरकार बननी चाहिए वो नहीं है। आप चुनाव करते हो, आप अमेरिकी परस्त हो, दो चीज है। पख्तूनख्वा के बारे में इनके कहना है कि वह जो है, वो जो डुरांड लाइन है उसको ये नहीं मानते। आज से 100 वर्ष से पहले जो ब्रिटिशर था यहाँ पे, उसने जो बना दिया था, उसी के नाम पर डुरांड कप भी होता है, एक लाइन खींच दिया उसने। इसको नहीं मानते हैं कि जो पख्तून के लोग हैं वहां के, हमारे लोग हैं, हमारा एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, हम इसके अंदर नहीं आते। तीसरे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज जो मैं कल से देख रहा हूं, बड़ा कंफर्म नहीं हूं, लेकिन है कि इनका रोल अफगानिस्तान के अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में आता है। हम्म। एक पारा मिलिट्री या पुलिस के रूप में काम कर रहे हैं। इस पे हमारे साथी गौरदे अभी इस पर गौर रखिएगा बाद में कि क्या वास्तव में ऐसा है। तो ऐसा है तो ये उसके साथ अंदर में घुसे हुए हैं। वहां के हम्म। स्टेट जो तालिबान का है उसका एक हिस्सा बनते हैं, और उसको हम्म। पाकिस्तान कहता है कि तुम इसको डिसबैंड करो, उसको खत्म करो, क्योंकि ये हमारे यहाँ बार बार आक्रमण करता है। कितने सौ, क्या हजार से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मार चुका है, लगातार आक्रमण करता है। तो यह मसला हल होता हुआ निकट भविष्य में नहीं नजर आ रहा है। भले ही जितना जोर लगा लें, कतर गए, वहां से तुर्की गए, चीन भी इसके पहले जा चुके हैं, मुश्किल है। और इस जो कहते हैं कि हड़बड़ी गड़बड़ी है, जो पानी, जो गंदगी है वो मछली पकड़ने का काम है, फंसी हुई है, उसमें भारत भी अपना बंसी डाल रहा है, कुछ हद तक सफल भी हो रहा है। जी। चलिए, देखते हैं कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आमने सामने की जो लड़ाई होती हुई दिख रही है, ये कहाँ तक पहुंचेगी। अब रुक कर लेते हैं गाजा और मिडल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। और यहाँ जो पहला अपडेट है वो पाकिस्तान के हवाले से ही रख देते हैं। खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान अपने 20,000 फौजी शांति सेना जो बनेगी गाजा में, वहां भेज सकता है। इसराइल कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर रहा, लेकिन इसराइल उस तुर्की से आपत्ति दर्ज कर रहा है जिससे उसके राजनयिक संबंध है, कारोबार है, व्यापार है। उसके फौजी आने से क्या दिक्कत है इसराइल को सर? पाकिस्तान ने खुद नहीं ऑफर किया, मलेशिया में, शायद इंडोनेशिया में ये चीज ऑफर किया गया था। मलेशिया के जब राजा या वहां के जो प्रधानमंत्री पूछा गया था कि भाई क्या आप अपनी सेना भेजना चाहेंगे, तो उसने कहा हमारे पास इतनी ताकत नहीं, पाकिस्तान भेजिए। हालांकि अब एक नया चीज आ रहा है, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने कहा, वो कल ही शायद उन्होंने कहा है कि आप मुझसे सेना भेजने की बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत नजदीक हैं, इसका पॉलिटिकल असर जो है वो ओमान में, हमारे देश के अंदर होगा। यह बात वो समझ रहे हैं, क्योंकि वहां हम्म। हंगामा होता है तो वह चीजें फैलेगी, इनके राजतंत्र को खतरा हो जाएगा। हम्म। तो अभी तक पाकिस्तान को ऑफिशियल ऑफर नहीं मिला है। जो ये लोग चाहते हैं कि आप लोग पीस कीपिंग फोर्स होंगे, ना कि हम्म। पीस इन्फोर्समेंट फोर्स होंगे। दोनों में हम्म। महत्वपूर्ण अंतर। पीस कीपिंग मतलब आपने चौकी खोल के बैठा हुआ जनरली देख रहे हैं, बता रहे हैं। एक मतलब पारामिलिट्री फोर्स है, फोर्स नहीं है, फौज नहीं है। और पीस इन्फोर्समेंट का मतलब है कि आप नहीं माने तो आपको ठोका जाएगा।
हम्म। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका या इजराइल पीस एनफोर्समेंट चाहता है, अपने कंट्रोल में ऐसा आदमी बनाना चाहता है जो हमास का बंदा है, कोई भी पैलेस्टीन के रेसिस्टेंट फोर्स का उठता है हम्म। कि हमारे देश को स्वतंत्र करो, तो उसको पकड़ के मारो, इसके जगह पे वो मारे। हाँ, जहां तक आपके इस्तांबुल या तुर्की की बात है, तो उससे लव एंड हेट का जो रिलेशन है, प्यार मोहब्बत एक तरफ और घृणा दूसरी तरफ, क्योंकि वो चिल्ल पो बहुत करता है, हालांकि काम कुछ नहीं करता है। तो ये सब कुछ दिखाने के लिए भी हो सकता है, आगे चल के हो सकता है मान भी जाए, कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। यह महत्वपूर्ण कोई ऐसा लकीर नहीं है जिसको मिटाया ना जा सके। जी। या मैं इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कर सकता हूं, आप अपनी टिप्पणी दीजिएगा। भारत से और अफगानिस्तान से पाकिस्तान को अगर आज कोई बचा रहा है तो अमेरिका, और ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान को कहे कि भाई तू अपनी फौज वहां पे भेज दे, तो पाकिस्तान तो वहां पे उस इलाके में है नहीं, दूर से भेज रहा है, क्या फर्क पड़ता है, उसकी दूर से फौज आ रही है। लेकिन अगर इसके उलट तुर्की के फौजी अगर यहाँ पे आ गए, और मान लीजिए तुर्की के फौजियों की इसराइल से कोई भिड़ंत हो गई, तो आज उस पूरे इलाके में बड़ी ताकत तुर्की बचा है। शायद वो अपने मान सम्मान के लिए बवाल बड़ा खड़ा कर दे, इसलिए उसको दूर रखने की कोशिश की जा रही होगी। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में इतना ही जोड़ना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान आर्थिक कर्ज, जो डेट है, उसके दलदल में फंसा हुआ है, और अमेरिका ही नहीं उसको और भी पैसे दिए हैं ताकि उस दलदल में टिके रहो, निकलने की तो बात नहीं है। तो आपकी हम्म। बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि तुर्की की जो पावर है, और दूसरी तरफ प्रोबेबली आपस में लड़ते हो, सऊदी अरेबिया वगैरह नहीं चाहते हैं कि तुर्की की फौज वहां जाए, तो देखने की बात है। जी। बिल्कुल, आपने कहा कि ये तुर्की की फौज जाने से सिर्फ इसराइल ही नहीं, सऊदी अरब और बाकी लोगों को भी दिक्कत परेशानी हो सकती है। अब इसी के साथ जो अगली खबर है वो आई है इसराइल से। उसने आरोप लगाया कि गाजा में उसके फौजियों पर हमला किया, और उसके बाद जिस तरीके से उसने सीज फायर का उल्लंघन करके 26 लोगों को मार डाला, और जिसके बाद हमास ने कह दिया कि अब हम डेड बॉडी वापस नहीं देंगे जब तक मध्यस्थ इसराइल को ढंग से समझा ना ले। क्या आपको लगता है सीज फायर खत्म? इसराइल झूठ बोल रहा है, और नेतन्याहू ने खुलेआम आदेश दिया है ओपनली अपने सैनिकों को कि पूरी ताकत लगा के जो भी गजा में बचा है उस पर आक्रमण करो, उसको खत्म करो। और हमास की तरफ से वक्तव्य सही है कि जब तुम आक्रमण कर रहे हो तो हम डेड बॉडी को कैसे ढूंढेंगे। हालांकि 2 डेड बॉडी जिसका नाम भी उन्होंने बताया हुआ है, उसको वापस करने की तैयारी हो गई थी, लेकिन संभव नहीं होगा। तो इस धूर्तता के ऊपर, अमेरिकी धूर्तता के ऊपर, हालांकि वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि ये छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं, अभी तक मिला के इन्होंने 20 दिन के उसमें 40-50 जो भी संधि का हिस्सा था उसका उल्लंघन कर चुके हैं, सैकड़ों से अधिक लोगों को मार चुके हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन तथाकथित रूप से सीज फायर जारी है। तो यह इनकी धूर्तता है कि ताकि जो बंदी हैं, कैदी हैं, जो मरा हुआ डेड बॉडी उसको वापस ले लें। यहां तक कि जो येलो लाइन तथाकथित रूप से जो नीचे में साउथ में से लेके नॉर्थ यानी गाजा सिटी तक, नीचे में वो जो क्रॉसिंग है, फिलाडेल्फिया क्रॉस है, यूनुस हम्म। खान, तो इसके बीच में येलो लाइन से इनको अपनी तरफ होना चाहिए था। उसके अंदर भी घुसे पड़े, वहां भी बमबारी कर रहे हैं, और वहां से जो हम्म। लोग वापस आए हैं पैलेस्टीन, उसको भी मार रहे हैं। तो ये जो है सो धूर्तता, मक्कारी पर हमें पहले भी संदेह था, अब तो साफ नजर आ रहा है इनकी तरफ से। जहां तक बात है, इन्होंने इसे खत्म कर दिया है। वहां के प्रेसिडेंट और बाकी लोग तो खुलेआम बोल रहे हैं, जो हर गौज जो है कि जो वेस्ट बैंक अब हमारा है, अब उसको हम नहीं छोड़ेंगे, तथाकथित रूप से पार्लियामेंट से भी पास कर दिया, और हमास को खत्म करके ये उसको भी कब्जा में लेना चाहते हैं ताकि ग्रेटर इसराइल बन सके। जी। एक मीटिंग हुई है सर तेल अवीव में, जिसमें अरब देशों के अंदर जितने अल्पसंख्यक हैं, जैसे ड्रूज हुए, जैसे अलावी हुए सीरिया में, इसके अलावा ये कुर्दिश हैं, इन सबको कुछ ग्रुप्स को जोड़ के एक मीटिंग की इसराइल ने, और उन्होंने कहा देखो हम तुम्हारा नेतृत्व करेंगे, हम भी अल्पसंख्यक हैं इस पूरे इलाके के अंदर, और हम अरबों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये जो पहल वहां पे की है, और इसमें जो इसराइल का राष्ट्रपति इशाक हर्जोग वहां पे मौजूद रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? हरजोग की इस मीटिंग में वर्ल्ड क्या कहते हैं, जियोनिस्ट का भी वो हो रहा है, अमेरिका और पूरी जगह से आए। उन्होंने कहा कि भाई जो 100 वर्ष पहले हमने सपना देखा था हमारा देश बनेगा, पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हम ऐसे मौके पर हैं जहां से कि हमें कंफर्म करना होगा कि हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, खतरा ना हो। यानी तुम जबरदस्ती दूसरे के घर में लूट के तुम बन गए हो, तो स्पष्ट नजर आ रहा है। और इसमें इन छोटे मोटे वैसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं, जैसे ड्रूज मिलिशिया की बात की, उन्हें भी उन लगता है कि अल्पसंख्यक उनका अपने साथ में ला रहे हैं।
तो एक शब्द मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आरएसएस में मुस्लिम विंग भी है, तो उससे क्या हम्म। अंतर पड़ता है? जी। बिल्कुल सही बात, आपने एक ही लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब का नियोम शहर जो अय्याशी का अड्डा एमबीएस बना रहा है, वहां पे स्काई स्टेडियम बनाया जा रहा है। 1,000 फीट ऊपर ले जाकर फुटबॉल मैच खेलने के लिए स्टेडियम बनाया जा रहा है सर। 2034 में शायद वो फंक्शनल होगा। उस समय फीफा, उससे क्या हो रहा है, जनरली फीफा छोटे मोटे देश लेते हैं तो हम्म। कई देशों के साथ संयुक्त रूप से उसका आयोजन करते हैं। ये खुद कर रहा है, इतने पैसे लगा रहा है, तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसको उतना मिलेगा भी। और हम्म। दुनिया में यह, हम इसको इस रूप में देखें तो ना हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, ना हमारे पास धन की कमी है, ना ही भोजन आवास की कमी है, लेकिन जबरदस्ती उसको पूंजीवाद ने कंट्रोल में किया हुआ है ताकि हर लोगों की ये सुविधाएं ना मिल सके, और केवल 5% लोग जो है बाकी 90% लोग के ऊपर अपनी दादागिरी बरकरार रख सके, और बचे 5% तो चमचा हर जगह मिलते हैं, गद्दार हर जगह मिलते हैं। जी। बिल्कुल आपने सही कहा। और इन्हें मरते हुए लोगों को देखकर 2 साल से जो कत्लेआम वहां पे चल रहा है गाजा के अंदर इसराइल के जरिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पड़े सीज फायर का खूब खुल्लम खुल्ला उल्लंघन ट्रंप के सीज फायर कराने के बाद नेतन्याहू कर रहा हो रोजाना। अब बात कर लेते हैं ट्रंप महान की। पहले पहुंचे मलेशिया, फिर पहुंचे जापान, और अब साहब जाने वाले हैं साउथ जो है कोरिया। तो साउथ कोरिया जाने से इनके पहले ही जो उत्तर कोरिया है वो समुद्र के अंदर मिसाइल परीक्षण कर रहा है परमाणु का। तो क्या इनको कोई संदेश दे रहा है? कई उसने किए, दुनिया भर में कहा जा रहा है कि प्रोवोकेशन, आप जो हैं सो ये भड़काऊ काम कर रहे हैं। जो भी है वह तो दिखा ही रहे हैं। सी टू सरफेस मिसाइल है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बहुत तरह के मिसाइल्स वो छोड़ रहा है। और वो प्रयोग किए उसने, कई सब किए, कुछ दिन पहले भी, हाल फिलहाल में कर रहा है, हो सकता है इसके दौरान भी करे। और यह स्वतंत्र रूप से यह भी दिखा रहा है कि भाई चीन हो, रूस हो, कोई भी हो, हम स्वतंत्र हैं और हमारे ऊपर आंख मत दिखाना, नहीं तो हम तो बर्बाद होंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अच्छा है, ठीक है, कोई ना कोई तो ऐसा है कि सीधे के सीधे अमेरिकी साम्राज्यवाद की आंखों में आंखें डालकर उंगल उठा के कह सकता है कि हमें तुम्हारे ताकत से कोई परवाह नहीं है, हमारे पास ही पर्याप्त ताकत है, हम भी तुम्हें बर्बाद कर देंगे। जी। सच्ची बात आपने कही है। ऐसे लोगों को इसी अंदाज में जवाब दिया जा सकता है या दिया जाना चाहिए, लेकिन जो लोग देने की कोशिश करते हैं, और नाइजीरिया के नोबेल विजेता हैं वो, उनका तो ये पासपोर्ट ही रद्द कर देते हैं, वीजा ही खत्म कर देते हैं। गजब की धूर्तता है, मतलब ये सोचिए कि 92-93 साल की ये है, नाइजीरिया के क्या, पूरे अफ्रीका के पहले, मतलब किसी के व्यक्ति को वह नोबेल प्राइज मिला है, पीस नहीं है, वह लिटरेचर में। हम्म। यानी वो कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, तो उन्होंने इतना ही कहा, हंस पड़े कि भाई मेरे पास लेटर आया था कि हम्म। आप हमारे अमेरिकी दूतावास में आए, नाइजीरिया के अमेरिकी दूतावास में अपना पासपोर्ट दे, ताकि हमने जो एंट्री की है उसको हम कैंसिल कर सके। और कितना भद्दा मजाक कर रहे हैं, तो हंसते हुए इन्होंने जवाब दिया कि भाई हम्म। मेरे पास टाइम नहीं है, आपकी किसी के पास टाइम हो तो मेरा ले जाइए, काम करवा के लाइए। दूसरा इन्होंने यह कहा कि बहुत पहले उन्होंने किताब लिखा था, हम्म। युगांडा का जो ये था क्या, इदी अमीन था ना वहां का, जो तानाशाह था, उसमें जी। किताब लिखी थी, काफी चला है। अब मुझे लगता है एक दूसरा भी लिखना चाहिए, समय मिलता है तो मैं जरूर लिखूंगा ट्रंप के ऊपर। जी। बहुत अच्छी बात है जिस अंदाज में इन्होंने बात की। वेनेजुएला ने अपने दो पड़ोसी देशों के खिलाफ क्यों एक्शन ले लिया सर? ट्रिनिडाड एंड टोबैको, ये दो मतलब आइलैंड है मुख्य रूप से, लेकिन अब एक ही देश के रूप में माना जाता है। हालांकि टोबैको का भी अपना इंडिपेंडेंस है कुछ, लेकिन मुख्य रूप से एक ही प्रधानमंत्री होते हैं। अभी एक महिला प्रधानमंत्री वहां की है, और उनका नाम कुछ इंडियन टाइप है। इंडिया के 20% लोग वहां बसे हुए हैं। तो हम्म। वहां पे मुख्य रूप से ये है कि इन्होंने, वहां की जो प्रधानमंत्री, उन्होंने इसकी सराहना की है कि ट्रंप जो है सो भेज रहे हैं हम्म। अपना वॉर शिप्स, सबमरीन्स, और इन्हीं के यहाँ बेसिकली इनको लगाया गया है और डाला गया है। और ट्रिनिडाड एंड टोबैको जो है केवल 11 किलोमीटर का डिफरेंस है वेनेजुएला से, आप हम्म। सोच सकते हैं। और ये जो है, हाँ मैं ढूंढ रहा था, कमला प्रसाद, प्रसाद नहीं हम्म। है, प्रसाद विशेषर,
यानी यही हम्म। कि कहीं पूर्वज के कुछ हुई होंगी, महिला हम्म। है। और ये बड़ी खुशी जाहिर कर रही हैं कि ऐसे जो मारे जा रहे हैं, जो अमेरिका मार रहा है वेनेजुएला के नाव पे मार कर रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। यानी इस तरह की, या इनकी मजबूरी है या इस तरह का दिमाग है, मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे हालत में अपने पड़ोसी देश के खिलाफ यदि वेनेजुएला ने कोई, मदुरो ने कोई एक्शन लिया है, तो अच्छा काम किया है। लेकिन यह मात्र दिखावा भर है, इनके काम से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये महिला जो है प्रधानमंत्री, पता नहीं कभी वेनेजुएला आना चाहेंगी कि नहीं आना चाहेंगी, बात अलग है। लेकिन यह हम्म। दुनिया को दिखाना जरूर है कि कैसे ये चमचे देश के चमचे लोग, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हुए, किस हद तक मानव विरोधी वक्तव्य दे सकते हैं और काम कर सकते हैं ताकि उनकी सत्ता बनी रहे। जी। इन खबरों में कितनी सच्चाई है सर कि रूस ने अपना वॉरशिप भेज दिया वेनेजुएला के लिए? वॉरशिप का मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता है, मैंने अभी ढूंढा नहीं है। हम्म। मैंने कहीं जरूर उस पे देखा था, यहाँ आने के बाद से मुझे टाइम नहीं मिला सोशल मीडिया पे। लेकिन हम्म। रूस ने वेनेजुएला के साथ स्ट्रेटेजिक पैक्ट किया, एग्रीमेंट किया। उसमें आर्म्स अम्युनिशन डिफेंस भी है। अब क्या यह देर नहीं हो गया, मुझे नहीं पता। वैसे यह भी एक चीज आ रहा है कि रशिया का, जो बहुत पहले ही, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, साल, 1.5 साल, 2 वर्ष पहले भी मैं कह रहा था कि इनको एक नेटो के पहल पर, उस तरह की चीज पे, इनका हम्म। अपना बेलोरस, नॉर्थ कोरिया के साथ तो हो ही गया है। चीन तो खैर आएगा नहीं, बात अलग है। वियतनाम, स्पेशली इस सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, जिसमें वेनेजुला, हम्म। बोलीविया एंड क्यूबा है, इनके साथ ईरान भी उसमें होना चाहिए। इस तरह का हम्म। एक पैक्ट करना चाहिए, एक पर हमला तो सब पर हमला। लेकिन यह हो नहीं पाया। जी। बिल्कुल सही बात है कि ये हो नहीं पा रहा है। शायद कुछ तो ये आपस में नहीं कर पाते हैं और कुछ इनके खिलाफ साजिशें भी ज्यादा होती हैं। ये भी एक बड़ी वजह होती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली, वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।